नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पैंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूरा किया। केरल के वायनाड में बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क को मजबूत करने के उपायों पर परामर्श पत्र जारी किया। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड यानी AERB ने 500 मेगावाट की क्षमता वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी की फर्स्ट अप्रोच के लिए अनुमति दी। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने एकीकृत अग्नि प्रबंधन IFM स्वैच्छिक दिशा निर्देश अपडेट जारी किए। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पैंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूरा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल का निर्माण उस हिस्से में किया गया है जो पिछले 60 वर्षों से चीन के अवैध कब्जे में है। यह पुल लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास बनाया गया है। यह पुल पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच चीनी सैनिकों की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ध्यान देने योग्य यह है कि भारत भी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग का निर्माण कर रहा है। खबर की शुरुआत में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। भारत LAC को 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा मानता है, जबकि चीन इसे केवल लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी सीमा ही मानता है। आपको बता दें कि भारत चीन LAC को 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। पहला सेक्टर है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख। इस सेक्टर में भारत 1865 में निर्धारित जॉनसन लाइन को दोनों देशों की सीमा मानता है। इसके विपरीत चीन 1899 में निर्धारित मैकडोनाल्ड लाइन को वास्तविक सीमा मानता है। इसके बाद है मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र। यह सेक्टर बहुत हद तक विवाद रहित है। और अंतिम है पूर्वी सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है। आपको बता दें कि भारत इस क्षेत्र में मैकमहोन लाइन को LAC मानता है। इस लाइन पर 1914 में हुए शिमला सम्मेलन के दौरान सहमति बनी थी। हालांकि चीन इस लाइन को स्वीकार नहीं करता है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केरल के वायनाड में बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। भारी वर्षा के कारण पश्चिमी घाट में स्थित वायनाड जिले में एक साथ कई भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गईं। आपको बता दें कि भारत में हिमालयी क्षेत्र के बाद भूस्खलन के मामले में पश्चिमी घाट दूसरा सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। इसके साथ ही पश्चिमी घाट में अधिक गहराई तक मिट्टी होने और तीव्र ढलान के कारण मॉनसून के दौरान बार बार भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि अधिक गहराई तक मिट्टी होने की वजह से उसमें ज्यादा पानी जमा रहता है और मिट्टी के रंध्रों में भरे पानी यानी पोर वाटर का दबाव अधिक होना बाद में भूस्खलन का प्रमुख कारण बनता है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भूस्खलन किसे कहते हैं। भूस्खलन तब होता है जब पहाड़ी ढलान पर ढकेलने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ढलान के मलबे को स्थिर रखने वाले घर्षण बल से अधिक हो जाता है। इससे ढलान खंडित हो जाती है और मलबा नीचे की ओर गिरने लगता है। आपको बता दें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के अनुसार देश में लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कुल भू क्षेत्र का 12.6% हिस्सा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। आपको बता दें कि इनमें बर्फ से ढके क्षेत्र शामिल नहीं है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारणों की बात करें तो इसमें 2 कारण शामिल हैं। पहला है प्राकृतिक कारण। इसमें भारी वर्षा, बाढ़ या खुदाई के कारण ढलानों पर कटाव, भूकंप, बर्फ का पिघलना आदि शामिल है। दूसरा है मानव जनित कारण, जिनमें मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, वनस्पति के नुकसान के कारण मृदा अपरदन, भूभाग को काटना और भरना, अत्यधिक विकास आदि शामिल है। भूस्खलन के प्रभावों की बात करें तो नदी के मार्ग में परिवर्तन होने, नदी अपवाह मार्ग में रुकावट आने या गाद भरने से बांधों के कम प्रभावी होने के कारण बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात में बाधा उत्पन्न होना और मानव बस्तियां अलग थलग पड़ सकती हैं आदि। प्रभाव जानने के बाद अब बात करते हैं निगरानी या रोकथाम में आने वाली चुनौतियों के बारे में। जहां अन्य आपदाओं की वजह वैश्विक या बड़े क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ी होती हैं, वहीं भूस्खलन आपदा की मुख्य वजह स्थानीय गतिविधियां होती हैं। इसलिए भूस्खलन संबंधी घटनाओं की जानकारी एकत्र करना और इन घटनाओं की संभावनाओं का पूर्व अनुमान करना न केवल कठिन है, बल्कि इसमें अत्यधिक आर्थिक लागत भी आती है। खबर के अंत में भूस्खलन से बचाव के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें भी जान लेते हैं। पहली पहल है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने अपनाया है। दूसरा है राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण NLSM कार्यक्रम। इसके तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों की मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया है। इसके बाद है हाई रेजोल्यूशन भारतीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र यानी ILSM। इस तरह का देश का पहला हाई रेजोल्यूशन मानचित्र IIT दिल्ली ने बनाया है। और अंत में है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र NLFC। इसका हाल ही में कोलकाता में उद्घाटन किया गया है। इसका कार्य 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी LEWS आरंभ करना है। तो अब बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देश का उद्देश्य कर्ज ना चुकाने वाले व्यक्तियों को कर्जदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बिना भेदभाव वाली और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध करवाना है। मार्च 2023 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए की कुल उधारी वाले 16,883 अकाउंट्स को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चलिए अब मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। पहला है विलफुल डिफॉल्टर। 25 लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया ऋण राशि वाले व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। विलफुल डिफॉल्ट तब होता है जब उधार लेने वाला ऋण देने वाले को ऋण राशि का वापस भुगतान या पुनर्भुगतान करने से चूकता है। साथ ही कुछ संभावनाओं को भी दर्शाता है, जैसे कि उधारकर्ता की ऋण का पुनर्भुगतान करने की क्षमता है, उसके बावजूद भी वह पुनर्भुगतान नहीं कर रहा है। जिस संस्था के नाम पर ऋण लिया गया हो उस ऋण को अपनी किसी अन्य संस्था में लगा देना या जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया हो उसे किसी अन्य उद्देश्य में खर्च कर देना। ऋण हासिल करने के लिए जमानत पर दी गई अचल या चल संपत्तियों को बेच दिया गया हो या उनका निपटान कर दिया हो, या कर्जदार व्यक्ति कंपनी में अपनी इक्विटी या शेयर बेचकर प्राप्त राशि को उसी कंपनी में निवेश कर सकता था ताकि कर्ज कम हो सके, पर ऐसा नहीं किया हो। दूसरा है लार्ज डिफॉल्टर। 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बकाया ऋण राशि वाले व्यक्ति को लार्ज डिफॉल्टर के रूप में घोषित किया जा सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है तथा उसके बैंक अकाउंट्स डाउटफुल या लॉस के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाते हैं। इसकी पहचान करने की बात करें तो विलफुल डिफॉल्ट के साक्ष्य की जांच के लिए कर्जदाताओं को आइडेंटिफिकेशन कमेटी गठित करनी होगी। विलफुल डिफॉल्ट को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को देखें तो ऋणदाताओं द्वारा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके लिए प्रस्तावित दंड की बात करें तो किसी भी ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स या उससे संबंधित संस्थाओं को कोई अतिरिक्त ऋण सुविधा नहीं दी जाएगी। विलफुल डिफॉल्टर्स के नए उद्यमों के लिए कोई भी ऋणदाता किसी भी तरह की ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा आदि। विलफुल डिफॉल्टर्स या संबंधित संस्थाएं ऋण सुविधा के पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे। खबर के अंत में निवारक उपायों को देखें तो इसमें उचित क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण के अंतिम उपयोग तक निगरानी आदि उपाय शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की ओर। सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क को मजबूत करने के उपायों पर परामर्श पत्र जारी किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने इस परामर्श पत्र में डेरिवेटिव बाजार में निवेशकों के निवेश की सुरक्षा और बाजार में स्थिरता बढ़ाने के उपायों का उल्लेख किया है। साथ ही इनमें निरंतर पूंजी निर्माण सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल हैं। खबर की शुरुआत में इंडेक्स डेरिवेटिव के बारे में समझ लेते हैं। डेरिवेटिव्स
एक प्रकार के वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वास्तव में इनका अपना कोई मूल्य नहीं होता है, बल्कि ये कमोडिटी, प्रतिभूति, करेंसी या ओवरऑल इंडेक्स जैसी अंडरलाइंग एसेट से अपना मूल्य निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के निफ्टी इंडेक्स के डेरिवेटिव्स के मूल्य निफ्टी इंडेक्स में उतार चढ़ाव से तय होते हैं। इसके साथ ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O ट्रेड किए जाने वाले कुछ प्रचलित डेरिवेटिव्स के उदाहरण हैं। आइए अब जानते हैं आखिर इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है अत्यधिक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होना। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में निवेश की वजह से 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए की घरेलू बचत का नुकसान हुआ है। इसके अलावा इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि होना दूसरा कारण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडेक्स ऑप्शन डेरिवेटिव्स में व्यक्तिगत ट्रेड्स की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018 में केवल 2% थी, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 41% हो गई। फ्रेमवर्क में प्रस्तावित मुख्य बदलावों की बात करें तो वर्तमान में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है। फ्रेमवर्क लागू होने पर इसे बढ़ाकर 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच कर दिया जाएगा। आगे 6 महीनों में इसे और बढ़ाकर 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सेबी के अनुसार फ्रेमवर्क लागू होने के आरंभ में किसी इंडेक्स डेरिवेटिव में अधिकतम 50 स्ट्राइक प्राइस होंगे। इससे ट्रेडिंग इक्विटी को सीमित रखने और किसी स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी यानी ट्रेडिंग की अधिक संख्या सुनिश्चित की जा सकेगी। आपको बता दें कि स्ट्राइक प्राइस वास्तव में किसी इंडेक्स डेरिवेटिव ऑप्शन के अलग अलग पूर्व निर्धारित कॉल या पुट मूल्य होते हैं, जिस पर किसी डेरिवेटिव ऑप्शन के खरीदार और विक्रेता उस ऑप्शन की एक्सपायरी तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए यदि निफ्टी इंडेक्स आज 29,400 पर है तो स्ट्राइक प्राइस 29,000, 29,100 से लेके 29,400, 29,500 इत्यादि होंगे। इसके साथ ही ट्रेडिंग मेंबर्स को ग्राहकों से ऑप्शन प्रीमियम अग्रिम रूप से एकत्र करना होगा। खबर के अंत में फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यह एक प्रकार अनुबंध है जिसमें खरीदार को एक तय मूल्य और तय समय पर किसी इंस्ट्रूमेंट की पूर्व निर्धारित मात्रा खरीदने या बेचने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर और इंटरेस्ट फ्यूचर। इसके अलावा है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। यह खरीद हेतु कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को किसी नियत तिथि पर तथा एक निश्चित अवधि के दौरान तय मूल्य पर प्रतिभूति खरीदने या बेचने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि वह तय अवधि और तय मूल्य पर इसे खरीदने या बेचने के लिए बाध्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन प्रमुख ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपको बता दें कि कॉल ऑप्शन बाजार में चढ़ाव से संबंधित होते हैं, जबकि पुट ऑप्शन बाजार में गिरावट से संबंधित होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड यानी AERB ने 500 मेगावाट की क्षमता वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी की फर्स्ट अप्रोच के लिए अनुमति दी। 500 मेगावाट की क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। इस रिएक्टर में शीतलक यानी कूलिंग के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। यह भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी द्वारा संचालित रिएक्टर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाविनी परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है। क्रिटिकलिटी की फर्स्ट अप्रोच के बारे में बात करें तो क्रिटिकलिटी किसी परमाणु रिएक्टर की वह स्थिति है जब विखंडन द्वारा इतने न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो रिसाव या अवशोषण से लुप्त हो चुके न्यूट्रॉन की भरपाई करने के बाद भी चेन रिएक्शन जारी रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। साथ ही कोर लोडिंग का कार्य पूरा होना वास्तव में क्रिटिकलिटी की फर्स्ट अप्रोच है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर लोडिंग किसी परमाणु रिएक्टर के कोर के भीतर न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज को रखने की प्रक्रिया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर क्या है, आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन के दौरान परमाणु ईंधन की खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। इसके साथ ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड यानी MOX ईंधन का उपयोग करता है।
इस रिएक्टर में फ्यूल कोर के चारों ओर का यूरेनियम 238 ब्लैंकेट अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए परमाणु रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरता है। रूपांतरण के दौरान अधिक ईंधन का उत्पादन करने के कारण ही इन्हें ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। आपको बता दें कि परमाणु रूपांतरण यानी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरण है। यह वास्तव में किसी परमाणु के नाभिक में परिवर्तन है। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। PFBR के संचालन से भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा रूपांतरण प्रक्रिया में थोरियम विखंडनीय U-233 का निर्माण करेगा। इस U-233 ईंधन का परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। खबर के अंत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार 1983 में राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। प्राधिकार की बात करें तो बोर्ड को विनियामक प्राधिकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित नियमों और अधिसूचनाओं से प्राप्त होता है। इसका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयनकारी विकिरण और परमाणु ऊर्जा का उपयोग मनुष्यों एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए। अब बात करते हैं आज के आखिरी मुख्य खबर के बारे में। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने एकीकृत अग्नि प्रबंधन यानी IFM स्वैच्छिक दिशा निर्देश अपडेट जारी किए। 2 दशकों के बाद FAO ने जंगल की आग के जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपने एकीकृत अग्नि प्रबंधन यानी IFM स्वैच्छिक दिशा निर्देशों को अपडेट किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये नए दिशा निर्देश ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब यानी GFMH ने तैयार किए हैं। इस हब को 2023 में FAO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया था। एकीकृत अग्नि प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला है आर्थिक सिद्धांत। इसमें एक दक्ष IFM कार्यक्रम लागू करके आग के उपयोग से समुदायों को प्राप्त होने वाले लाभ को अधिकतम करना है, जैसे झूम कृषि में होता है, और जंगल की आग से होने वाले नुकसान को कम करना शामिल है। इसके बाद है पर्यावरणीय सिद्धांत। इस सिद्धांत में आग लगने की घटनाओं को रोकने या उससे बचाव संबंधी योजना निर्माण एवं प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन, वनस्पति और जंगल की आग के पैटर्न के बीच के संबंधों पर विचार करना शामिल है। अगला सिद्धांत है समानता का। इसमें महिलाओं सहित सभी समुदायों व हितधारकों को शामिल करके आग के प्रभावों पर विचार करना सम्मिलित है। ऐसा इस कारण है क्योंकि जंगल की आग महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा वनों के निकट रहने वाले समुदायों की महिलाओं पर वनोपज इकट्ठा करने व कृषि कार्य करने की जिम्मेदारी होती है। और अंत में है मानव स्वास्थ्य। जंगल की आग के खतरे का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए आग लगने का शीघ्र पता लगाने और लोगों को सचेत करने के लिए चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही आग लगने की गंभीरता और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की रेटिंग या ग्रेडिंग के साथ विश्वसनीय मौसम पूर्व अनुमानों को अपनाने की जरूरत है। खबर में आगे बढ़ते हैं और एकीकृत अग्नि प्रबंधन यानी IFM के मुख्य रणनीतिक कार्रवाइयों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है एकीकृत अग्नि प्रबंधन। जंगल की आग के लगने से पहले, उसके दौरान और बाद में कार्रवाई करना। साथ ही आग को बुझाते समय और उपकरणों का उपयोग करते समय ये सावधानी बरतना कि संबंधित क्षेत्र में किसी आक्रामक प्रजाति का प्रवेश ना हो। दूसरा है नियोजित आग। यह जंगल की आग की रोकथाम का एक प्रमुख घटक है। इसमें वनाग्नि पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र में तय मापदंडों के तहत निम्न स्तर पर आगजनी की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा अग्नि जागरूकता कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम तैयार करने चाहिए जो कृषि, वानिकी और पारंपरिक उद्देश्यों के लिए आग के उपयोग सहित सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानदंडों का भी सम्मान करें। और अंतिम है ज्ञान का आदान प्रदान करना। नीतियों, विनियमों और कार्य पद्धतियों में सुधार के लिए वैज्ञानिकों, देशज लोगों तथा स्थानीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। खबर के अंत में जंगल की आग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिवर्ष जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी की सतह का लगभग 340 से 370 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र हर साल जंगल की आग से जल जाता है। आग लगने की घटनाओं की संख्या के बारे में बात करें तो इस सदी के अंत तक जंगल की आग संबंधी चरम घटनाओं में लगभग 50% की वृद्धि होने की संभावना है। अगला पहलू है जलवायु का प्रभाव।
सूखे की बढ़ती घटनाओं, उच्च तापमान और तेज हवाओं के कारण जंगल में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। ऐसा इस वजह से क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आग लगने की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, जैसे मौसम का अत्यधिक गर्म व शुष्क होना। साथ ही इन दिनों में लगी आग लंबी अवधि तक रहेगी। इसके अलावा जंगल की आग के परिणामों की बात करें तो जंगल की आग संबंधी चरम घटनाएं सतत विकास को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आजीविका को खतरे में डाल सकती हैं और उच्च मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कारण बन सकती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं शहीद उधम सिंह। आपको बता दें कि देश में 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद उधम सिंह के बारे में बात करें तो उनका जन्म भारत के पंजाब राज्य के संगरूर जिले में हुआ था। वे भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 देखा था और उसका बदला लेने की शपथ ली थी। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने गदर पार्टी के एक भाग के रूप में शिकागो में आज़ाद पार्टी का गठन किया था। 13 मार्च 1940 को उन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मार दी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। हम उधम सिंह जी से साहस, दृढ़ता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं अब आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। आरबीआई ने 14 वर्ष और 30 वर्ष की मैच्योरिटी वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड्स को फुली एक्सेसिबल रूट यानी FAR से बाहर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड स्थापित करने की गतिविधि रोकने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना यानी NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल शिक्षुता के लिए पंजीकरण और आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की संकटग्रस्त मछली प्रजातियों में स्टर्जन की 4 प्रजातियां भी शामिल हैं। स्टर्जन की 4 प्रजातियां हैं स्टेलेट स्टर्जन, रूसी स्टर्जन और बेलुगा जो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड तथा स्टरलेट जो IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। पेरिस में सीन नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ट्रायथलॉन स्थगित कर दी गई है। हाल ही में उच्च तापमान के कारण लद्दाख हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। विश्व धरोहर समिति यानी WHC का 46वां सत्र नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। WHC यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के किलाड़ी गांव में टेराकोटा पाइपलाइंस का पता चला है। यह खोज प्राचीन भारत में जल प्रबंधन प्रणाली संबंधी प्रचलित ज्ञान का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस खोज से अनुमान लगाया जा सकता है कि संरेखण यानी अलाइनमेंट जल प्रबंधन प्रणाली की एक विशेषता थी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।